सुबह दो नींद कर लेंगे, वरना यार कल कर लेंगे। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आपका गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम है। ठीक है, किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन? देखो, जब एक जाइगोट बनता है, दैट इज़ द सिंगल सेल जो कि लाइफ को बिल्ड करने में प्रोसीड होना होता है अभी, लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस में होता है बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, वो किसी भी स्पीशी के हों। तो उसके अंदर जो पहला सेल होता है वो बेसिकली आपके पास यूनाइट होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल बना रहा होता है, इन केस ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज इन केस ऑफ मेजर ऑफ द एनिमल्स। आप कहीं मेजोरिटी में यही केस होता है। तो वो जो सेल होता है इनिशियल स्टेज पे, तो उसकी मल्टीपल प्रोलिफिकेशन होती है, सिंपल। ठीक है। और वो मल्टीपल प्रोलिफिकेशन के नतीजे में वो एक क्लम्प ऑफ सेल्स बनाता है हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियर, राइट। जैसे अगर एक क्रोमोसोम की तादाद एक सेल के अंदर है 46, लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन, जो जाइगोट है, तो जब वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो वो माइटोटिकली डिवाइड होकर आपके पास 46 क्रोमोसोम वाली कॉपी बना देगा। क्लियर? सो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स बनता है और एक क्लम्प ऑफ सेल्स, एक क्लस्टर सा बन जाता है। अब उस क्लस्टर ऑफ सेल्स के अंदर वी आर द सुपर ह्यूमंस। तो हमारे अंदर तो बहुत अच्छी किस्म की आपके पास आइज़ अवेलेबल होते हैं, हेयर्स होते हैं, हार्ट बनता है, गैस्ट्रुलेशन, उसके अंदर जो आंतों का निज़ाम होता है, पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, आपके हैंड्स बनते हैं, लेग्स बनते हैं, बोन्स, ये जितनी भी फर्दर जो मॉडिफिकेशंस होती है वो बेसिकली उस क्लम्प ऑफ सेल की फर्दर रेगुलेशन इनटू 3 लेयर्स में होती है, उससे बनती हैं ये चीज़ें। तो अगर हम बात करें गैस्ट्रुलेशन की, तो उसमें ये लिख रहा है कि गैस्ट्रुलेशन इज़ द सेकेंड मेजर फेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। अब ये जो जर्मिनेशन के लिए लेयर्स बनती हैं आपके पास एम्ब्रियोनिक, उन लेयर्स की 3 हिस्सों में क्लासिफिकेशन हो जाती है। इन दिस प्रोसेस एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ हॉलो बॉल ऑफ सेल, जिसको ब्लास्टूला भी बोलते हैं, इनटू अ 3 लेयर्ड स्टेज कॉल्ड द गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला की 3 स्टेजेस होती हैं, लेयर्स होती हैं। एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, जिसकी लेयरिंग आउटसाइड पे होती है। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो बिल्कुल आउटर साइड पे अरेंज होते हैं, वो एक्टोडर्म बनाते हैं। दूसरे नंबर पे है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है ये बेसिकली ऐसी लेयर है जो कि बिल्कुल इनर वॉल पे एग्जिस्ट करती है। और मीजोडर्म जो है ये मिडल वन वाली लेयर को कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी इन लेयर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। वो वेरी करता है समवॉट डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी। सीपी टू स्पीशी वेरी कर रहा होता है। जैसे जेस्टेशन पीरियड होता है हर एनिमल्स का, मैमल्स का भी होता है। लाइक अगर इंसान का जेस्टेशन पीरियड, जो बेबी की कैरिंग और पूरी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो 9 मंथ सम वीक्स होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो गोट है उसकी 6 मंथ के अराउंड हो रहा होता है। इसी तरह 22 मंथ होता है एलिफेंट का, तो वो अकॉर्डिंगली इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन का टाइम स्पैन जो है वो भी चेंज हो रहा होता है, राइट। सो इन केस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन, तो इंसानों की जो यानी कि डेवलपमेंट है, इंसान की डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन या लेयर की फॉर्मेशन कब शुरू होती है? तो आफ्टर द 15th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो मेटिंग प्रोसेस के 15th डे के बाद एक जाइगोट एम्ब्रियो जो होता है वो आगे फर्दर यानी कि लेयरिंग की फॉर्मेशन या सेपरेशन ऑफ द लेयर्स में जा रहा होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो थिकन एट वन पॉइंट टू फॉर्म अ मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड द इनर मैस सेल्स। अब यहाँ पे कुछ अगर आप इसको देखें सेल्स की स्टेजेस को, तो आपको बिल्कुल एक अच्छा सा नज़र आ रहा है कि ये जो सेल है ना, पहले वाला, ये क्लम्प ऑफ सेल्स का बना हुआ एक ऐसा यानी कि आप कहें कि स्टार्ट है, जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं। तो ये कहता है कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो इनर साइड पे अंदर की तरफ एक क्लम्प ऑफ सेल बनाते हैं। ये एक्सटर्नल प्रोट्रूजन नहीं बन रहे, बल्कि अंदर की तरफ ये एक्सीड कर रही है, जिसकी वजह से अंदर वाली जगह जो है वो थोड़ी सी प्रेस हो जाती है एक साइड पे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? थिकन द वॉल मैस सेल, उनको इनर मैस सेल्स भी कहते हैं।
After implantation, the inner cell mass grows and splits, forming the two fluid filled sacs. अब जब वो इम्प्लांटेशन टू दैट ऑफ द यूट्रस वॉल हो गई, प्लांट हो गया वो ज़ाइगोट 15 डे के अंदर, तो फिर जो इनर मैस ऑफ सेल, जो अभी मैंने बताया कि ये अंदर की तरफ ग्रो करता है, वो क्या करता है, वो स्प्लिट होता है एक इसके अंदर, फॉर्मिंग द टू फ्लूइड फील्ड सैक्स, जो कि बाद में एक एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि वूम के अंदर बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर चीज़ क्रिएट होती है, जो कि बेबी को शॉक से बचा रही होती है, तो वो चीज़ आगे फर्दर फ्यूचर में क्रिएट होनी थी। तो टू फ्लूइड फील्ड सैक बनाती हैं कि दे आर सेपरेटेड बाय अ डबल लेयर एंड कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, अब वो एक एम्ब्रियोनिक डिस्क की वजह से, डबल लेयरिंग की वजह से बेसिकली वो दोनों लेयर्स सेपरेट होती हैं। अगर मैं कहूँ, इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि आपके पास ये एक बाहर का सेल है, तो इसके अंदर एक लेयर यूं बनी है ना, ठीक है, और एक दूसरे वाला ये फ्लूइड की दूसरी लेयर है, तो इनके बीच में कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे एक और भी लेयर डिवेलप होती है जो क्या करती है, इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है, एम्ब्रियोनिक डिस्क सी कह रहा है। दोबारा से इसको मैं रीड कर देता हूँ कि वो कहता है कि टू फ्लूइड फील्ड सैक होती हैं दैट आर सेपरेटेड बाय अ डबल लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्लियर होगी ये बात? Yes, sir. ओके, वन सैक इज़ एमनियोटिक सैक, एक को बोलते हैं एमनियोटिक सैक, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है विच इज़ बाउंडेड बाय द एमनियन, एमनियन के ज़रिए से वो बाउंड होती है। एमनियन उस बेसिकली लेयर, या आप कहें कि पूरी थैली को तो एमनियोटिक सैक कह रहे हैं। एमनियन बेसिकली उस कि कहीं से भी उस पार्ट को अगर आप बोलें, या वो चादर को बोलें, जैसे अब मैं कहूँ कि चादर अगर सिल जाए तो वो शर्ट बन जाती है आपकी, कमीज़ बन जाती है, लेकिन वैसे तो वो कपड़ा होता है ना, क्लॉथ होता है, तो बिल्कुल ये एमनियन होता है, और वो जो कंप्लीट बनाते हैं तो एमनियोटिक सैक उसको बुलाते हैं। एंड फिल्ड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड, और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। द अदर सैक इज़ यॉक सैक, दूसरी को कहते हैं यॉक सैक, बट इट डज नॉट कंटेन द यॉक एज द ह्यूमन एम्ब्रियो टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी। देखो, यॉक सैक बनती तो है, लेकिन ये अगेन से वो जैसे बता रहा है कि इसके अंदर वैसे यॉक के अंदर स्टोरेज होती है एनर्जी की, ताकि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में जो उस एम्ब्रियो को मिल सके। तो यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके अंदर यॉक प्रेजेंट नहीं होती। एट दिस स्टेज द एम्ब्रियोनिक डिस्क जो होती है, जो दोनों सैक्स को अलग कर रही थी, कंसिस्ट ऑफ एन अपर लेयर एंड अ लोअर लेयर। अब एमनियोटिक डिस्क की भी अपर और लोअर लेयर होती है। द अपर लेयर इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, ठीक है, द साइड फेसिंग द एमनियोटिक सैक, विच लेटर ऑन डिवेलप्स into the ectoderm and mesoderm. The lower layer of called hypoblast which facing the side yolk sac which is the future embryo. अब मैं ज़रा समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी फाइन कर लेते हैं। अब मैं ना ये एक बड़ा सा सर्कल लगा दिया, दैट इज़ द कहीं आपके एम्ब्रियो का वो है, ये उसके अंदर मैं दो सैक्स बना रहा हूँ, ये इनर सैक है और ये एक है आउटर सैक। अब इनके अंदर एक हमने कहा कि अभी जो फ्लूइड बनेगा, ये लेयर्स ये है, समझ लें कि ये एम्ब्रियो का बेसिकली शेल टाइप है, या उसकी आउटर लाइव लेयर है। इसके अंदर दो बनी हैं लेयर्स, एक ये और एक ये वाली। ये बात समझ आई? ये जो इनर वाली होती है, मैं इसको ज़रा क्लासीफाई भी अच्छे से कर दूँ ना, इसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक, ठीक है। ये जो इनर है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है इस एरिया के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब एमनियोटिक सैक के अलावा अगर हम थोड़ा सा दोबारा देख लें कि एमनियोटिक सैक होती है, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन की बनी हुई हो गई। द अदर सैक इज़ यॉक सैक बट इट डज नॉट कंटेन द यॉक एज ह्यूमन बॉडी एट दिस स्टेज। द एम्ब्रियोनिक्स, अच्छा सॉरी बेटे, ये मेरे ख्याल से रिवर्स हमने कर दिया है। अपर जो एरिया एपिब्लास्ट ऑन द सेल फेसिंग द एमनियोटिक सैक फेन द यॉक सैक। ओके, ये इस तरह से है बेसिकली। इसको हम यूँ कर लेते हैं ना,
रेज़र ले लेते हैं और ये वाला रेज कर देते हैं। इसका जो नाम होता है ना वो ही है यॉर्क सैक। ये वाला, ये अंदर वाली यॉर्क सैक है, जो बाहर वाली ये पड़ी है इसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक। अब इन एमनियोटिक और यॉर्क सैक के बीच एक जो मैंने ग्रीन कलर की ये चीज़ बनाई है, इसको कहते हैं बेसिकली, ये डिस्क है, एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये। और ये डिस्क के दो हिस्से हैं, अगेन से एक आउटर फेस कर रहा है ये वाला एरिया, और एक इनर साइड फेस कर रहा है। अब इसकी आउटर और इनर की भी कहानी है यहाँ पे। ये कह रहा है कि यहाँ से पढ़ें, वन सैक इज एमनियोटिक सैक विच इज बाउंडेड बाय एमनियन एंड फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। द अदर सैक इज यॉर्क सैक बट इट डज नॉट कंटेन द यॉर्क। वो तो हो गया। अब अगली बात, एट दिस स्टेज एम्ब्रियोनिक डिस्क, जो कि मिडल वाली ग्रीन लाइन मैंने अपने फिगर में बनाई, कंसिस्ट ऑफ एन अपर लेयर। अब एम्ब्रियोनिक डिस्क की भी दो लेयर्स हैं, ठीक है, ये वाली एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ये जो अपर लेयर है ना, ये वाली साइड, यानी कि ये पूरी चारों साइड पे अगर आप देखें, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है। और इसको मैं लिख भी देता हूँ, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है ये आपके पास कंसिस्ट ऑफ एन अपर लेयर एंड लोअर लेयर, और इसकी एक लोअर लेयर भी होती है जो अंदर वाली साइड पे होगी। द अपर लेयर इज एपीब्लास्ट, इसको बोलते हैं, एपी फॉर अबव के लिए होता है एपीब्लास्ट, जो कि फेस करता है एमनियोटिक सैक को। देखें ज़रा यहाँ पे, ये एपीब्लास्ट है, ये वाली जगह, ये एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट किसको फेस कर रहा है? एमनियोटिक सैक को फेस कर रहा है ना, जो कि बाहर पड़ी हुई है, ये वाली से, इस ब्लैक कलर की एमनियोटिक सैक को, जो कि अच्छा, इसी की जो एपीब्लास्ट के अलावा जो अंदर वाली साइड होगी वो किसको फेस करेगी? यॉर्क सैक को, ठीक है। तो हाइपोब्लास्ट होती है ऑन फेसिंग द यॉर्क सैक विच इन फ्यूचर जो कि एंडोडर्म भी बनाती है। द अपर एंड लोअर लेयर स्प्लिट अपार्ट स्लाइटली एंड अ स्लिट प्रीमिटिव स्ट्रीक, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू द ब्लास्टोपोर, यानी ये बेसिकली एक जो अपर और लोअर लेयर होती है आपके पास, ये ब्लास्टोपोर को जन्म देने में एक हेल्प आउट साबित होती है, या आप कहीं इनिशियल स्टेप टाइप जा रही होती है। अच्छा, फिर इससे होता क्या है? अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द अपर लेयर। ये देखें आप, प्रिमिटिव स्ट्रीक का मतलब एक नई स्टार्ट, नई शुरुआत, नया जन्म शुरू होता है, डेवलपिंग मीजोडर्म जहाँ से। अब देखो, एक आपके पास बन गई अंदर वाला एक लेयर बन गई जिसको एंडोडर्म इसने यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इस फिगर्स को देखें, गौर करें, तो यहाँ पे पहले एपीब्लास्ट है जो ऊपर की तरफ होगी, एक नीचे उसकी है लेयर जिसको हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। होपफुली कि आपकी बुक पे क्लियर पिक्चर होगी। अच्छा, उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी ये ऊपर बनी है, ठीक है। और उसके बाद एंडोडर्म देखें तो अंदर वाली को कह रहा है ये ऐसी लेयर जो मैंने अगर सादे लफ्ज़ों में लेयरिंग जैसे मैंने बना दिया, उस तरह से भी बना के बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। जब ये कह रहा है कि ये दोनों एंडो और एक्सो बन जाती है, एपीब्लास्ट वगैरह सारा कुछ बन जाता है, तो एक नई प्रिमिटिव स्ट्रीक, एक नया क्लम्प ऑफ सेल बनना शुरू होता है जिसको डेवलपिंग मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। द सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म माइग्रेट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक, वही एक्टोडर्म वाले अंदर की तरफ राशन करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि फॉर्मिंग द मेसोडर्म, तो वो वहाँ से मेसोडर्म बना लेते हैं। फेट ऑफ द 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। अब ये फ्यूचर में क्या चीज़ बनाएगी? द 3 प्राइमरी जर्म लेयर जो होंगी आपके पास, सर्व एज अ प्रीमिटिव टिश्यूज़, यानी प्रीमिटिव टिश्यूज़ का मतलब फ्यूचर में जिन्होंने जो टिश्यूज़ बनाने हैं वो बिफोर टाइम इस लेयर्स की फॉर्मेशन में होती हैं, फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स विल ड्राइव। तो देखें ना, इसको आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन हो रही है अब ऑर्गन्स में उन लेयर्स की। तो एक्टोडर्म जो होती है वो फैशन करती है आपके नर्वस सिस्टम को। रीज़न क्या है कि नर्वस में आपको एक्सटर्नल बॉडी या स्किन के साथ लिंक बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कोई गर्म चीज़ को छू लें, हीट स्किन के साथ फेस हो रही होती है, तो वो नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म के साथ लिंक होता है, एंड स्किन एपिडर्मिस भी उसके साथ। जो एंडोडर्म होती है वो इथीलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक बनाता है,
एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टर, इसका मतलब जो आपका स्टमक है या आपकी इंटेस्टाइन्स है, वो बिल्कुल जो उनकी अंदर वाली पाइप की हॉलोइंग सर्फेसेज है ना, वो यहाँ से एंडोडर्म से बन रही होती है। अच्छा, और वो ना सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी इनर लाइनिंग, और यूरिनो जेनिटल सिस्टम्स, इसका मतलब यूरिनरी सिस्टम जो कि आपकी यूरिन को पास ऑन करने का सेटअप है, या आपकी जेनिटल ऑर्गन्स जो फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड, जो जितने भी क्लम्प ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उनकी इनर वॉल्स को कौन बना रहा है? एक्टोडर्म। मीजोडर्म जो होती है ना, वो वर्चुअली एवरीथिंग एल्स सारी बनाती है। क्या मतलब? वो पूरे का पूरा, जैसे अब मैं कहूँ कि एक हार्ट है, हार्ट के इंटीरियर चैम्बर्स को डिज़ाइन कौन करेगा? एंडोडर्म। जबकि हार्ट का बाहर के मसल्स की डेवलपमेंट कौन कर रहा है? वो मीजोडर्म करे। तो मीजोडर्म एक फर्दर स्टेप्स को लेके आगे परसू कर रही होती है। होपफुली कि ये आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक जो लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे अभी लेयर बनी थी, वो लेयरिंग की फॉर्मेशन को 3 लेयर्स में डिवाइड होने को गैस्ट्रुलेशन कहते थे। अब ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें ऑर्गन्स की फॉर्मुलेशन होती है फ्रॉम लेयर्स। फर्स्ट मेजर स्टेप इन द ऑर्गेनोजेनेसिस इज द न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन क्या होता है? द डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्टोडर्म दैट प्रोड्यूस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़ा कि जो एक्टोडर्म होगी वो आपकी सारी नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन को डील कर रही होगी, तो वो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है कि द डिफरेंशिएशन एक्टोडर्म दैट प्रोड्यूसेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्या होता है कि न्यूरोलेशन इन द ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है ना, वो क्या होती है? इन द ह्यूमन एम्ब्रियो द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन, जो न्यूरॉन्स की बेसिकली फॉर्मेशन होती है, उसको बेसिकली कह रहे हैं, बिगेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द डेवलपमेंट। यानी कि 15 डेज पे आपकी शुरू हो रही है गैस्ट्रुलेशन, जिसमें लेयरिंग की फॉर्मेशन होती है। जब पहला मंथ कंप्लीट हो रहा होता है तो उस टाइम पे बेबी की डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट वो कहता है कि न्यूरोलेशन का प्रोसेस शुरू हो। द प्रोसेस जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप करता है फ्रॉम मिडल एक्टोडर्म लोकेटेड जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। ठीक है ना, नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब ये देखो ज़रा, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और नोटोकॉर्ड की सेंट्रल प्लेस है, और इसके बिल्कुल ऊपर मिडल वाली प्लेस पे यहाँ से जो ब्रेस्ट है थोड़ी सी, ये इससे जो है वो डेवलपमेंट शुरू होती है। अच्छा, यहाँ से जो डेवलपमेंट शुरू होती है फर्दर फार्मिंग द न्यूरल प्लेट, यानी कि एक प्लेट से मुराद ये कि एक फ्लैट सी सरफेस सी बना देते हैं जिसको न्यूरल प्लेट कहते हैं, विच सीन अलॉन्ग द डॉर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो। अच्छा, एक होती है या डॉर्सल सरफेस और एक और होती है, उसका मुझे नाम स्किप हुआ है। ये दो सर्विसेज अभी शायद आगे आ भी जाए। वो दोनों सर्विसेज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। डॉर्सल मेरे ख्याल से जो बैक एरिए पे होती है, जो जैसे आप कहें कि आपकी डॉर्सल साइड कौन सी होगी, आपकी कमर का जो बैक एरिया होगा दैट इज़ द डॉर्सल साइड। तो इसीलिए एम्ब्रियो की जो अपर लेयर होती है ना, बिल्कुल एंडिंग साइड एक साइड, उसको कार्बन डॉर्सल साइड कह रहे हैं। द सेंट्रल सेल्स ऑफ द न्यूरल प्लेट मूव डाउन, जैसे ये सेंट्रल सेल मूव डाउन कर रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर वो क्या करता है, एंड फॉर्म द डिप्रेशन कॉल्ड द नेचुरल ग्रूव। अब ये देखें, ये दोनों नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं राइट और लेफ्ट से, और यहाँ अगली फिगर के अंदर अगर आप देखें तो नेचुरल ग्रूव सा बन चुका है, एक बिल्कुल गैप सा क्रिएट हो चुका है। देन दो जो इसके बाद न्यूरल ग्रूव कहते हैं। तो न्यूरल ग्रूव जो फोल्ड अप होता है डेवलप ऑन द आइदर साइड, यानी वो दोनों साइड पे बाय 22 जो सेकेंड 20th ऑफ सेकेंड डे क्या होता है, कंटिन्यू द सेल मूवमेंट brings the superior margins of the neural fold closer together until we meet to fuse them। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जो बेसिकली न्यूरोलेशन का प्रोसेस होता है आपका, उसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं, नोटोकॉर्ड एक सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, मीजोडर्म ये पड़ी हुई है। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर से जो एक्टोडर्म है वो बेंट होना शुरू होती है, और फिर वो अंदर की तरफ जाती जाती एक न्यूरल ग्रूव बना देती है, और इसकी जो साइड्स होती हैं अपर एरियाज, वो एक दूसरे की तरफ फोर्स इन होते हैं, और वो फ्यूज़ करके इसको ब्लॉक करके बंद गोल सर्कल बना देते हैं। अब बिल्कुल ये ऐसे ही एक स्टार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे आपकी बॉडी का वर्टिब्री होता है, फ्यूचर ने उस वर्टिब्री को जन्म देना होता है, बनाना होता है। तो अब यहाँ से स्पाइनल कार्ड की जनरेशन हो रही है बेसिकली।
तो इसलिए ये बनता है। ठीक है, इसको वो कहता है कि 22 जो डे होगा ना उसको ये कंटिन्यू करेंगे इसका। ओके, ये न्यूरल ट्यूब्स ही बना देंगे यहाँ पे, जब ये दोनों साइड्स मिल जाएंगी तो न्यूरल ट्यूब बनेगी और फ्यूज़ हो जाएगी। इट सून पिंच ऑफ एंड बिकम्स कवर्ड बाय द सरफेस एक्टोडर्म। अब लाजमी सी बात है, ये ट्यूब जो है ये एक्टोडर्म से कवर हो जाती है एक तरीके से। एट दिस पॉइंट द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज न्यूरोला। तो हम इस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, न्यूरोला कह रहे होते हैं। लेटर द इंटीरियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है इनटू डिफरेंशिएटिंग टू द ह्यूमन ब्रेन्स एंड रिमाइंडर जो होता है ऑफ द ट्यूब डेवलप इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके दो हिस्से होते हैं। इंटीरियर वाला जो होता है वो कह रहा है कि जनाब ब्रेन बनाते हैं और रिमेनिंग जो है वो उसका स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये नोटोकार्ड बिल्कुल नीचे रह गया है, बल्कि इधर से हैं। अगर ये देखें तो ये नोटोकार्ड बिल्कुल नीचे की तरफ पुश हो गया और ये ऊपर की तरफ होते 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 ये फ्यूज़ हो गया बिल्कुल पाइप से। ये देखें यहाँ पे फ्यूजन हुई हुई है। ठीक है, इसको कह रहे हैं न्यूरल ट्यूब। और ये एक्टोडर्म उसी तरह एक नया सेल्स ऑफ क्लम्प ऑफ सेल बना रहे हैं। और ये न्यूरल क्रेस्ट जैसे कहते हैं ऊपर सरफेस को कह रहे हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ द PNS कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो ये उसका ये पोर्शन यहाँ से बनेगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये अगेन से एक एपिडर्मिस उसी तरह न्यूरल ट्यूब बनी हुई है ये वाली, और स्पाइनल गैंग्लियन इसको बोलते हैं। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो बेसिकली गैंग्लियाज इकट्ठे होते हैं उसको। नोटोकार्ड क्या होता है, ये मीजोडर्म डिराइव्ड एक स्पीशी होती है, यानी जो मीजोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म से तो अभी हमने देखा कि ये चीज़ बनी ना, नेटवर्क जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनेंगे। तो जो मीजोडर्म होती है ये नोटोकार्ड उसकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और होपफुली कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें लेटर ऑन द इंटीरियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब ग्रोज डिफ्रेंशिएटिंग टू ब्रेन, ये तो हो गया, ये क्लियर हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जब पहला महीना ख़त्म हो रहा होता है, द 3 प्राइमरी ब्रेन वेजिकल 4 एंड हाइंड ब्रेन आर ऑब्वियस। तो उस टाइम पे आपके पास ये तीनों चीज़ें मेनली डेवलप हो चुकी थी पहले मंथ के अंदर भी के। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑल द ब्रेन फ्लेक्चर्स आर द एविडेंट। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि राइट और लेफ्ट की बात करता है बेसिकली कवर द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन वेव्स कैन बी रिकॉर्डेड। अब दूसरे मंथ के अंदर जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं यूजिंग द EEG, जो बेसिकली ग्राफ्स आजकल होती हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी वाले गालबन उसके अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना ऑर्गेनोजेनेसिस का पहला स्टेप था। आगे उसी के अंदर है फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट एंड इट्स रोल इन द डेवलपमेंट। तो वेरियस मोटर नर्व्स जो होती हैं जो कि मैसेजेस लेके जा रही होती हैं टू द मसल सेल्स ग्रो आउट ऑफ द डेवलपमेंट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वो फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से अब बन के आगे की तरफ फैलना चाह रही होती हैं। बट सेंसरी नर्व्स जो होती हैं हैव अ सेपरेट ऑरिजिन। अब सेंसरी जो नर्व्स होती हैं जिन्होंने सेंस करना होता है उसका ऑरिजिन भी डिफरेंट है, वो कहीं और से। द न्यूरल क्रेस्ट जो होता है कि विच इज डेवलप इन द रीजन ऑफ न्यूरल प्लेट। ये जो न्यूरल प्लेट के रीजन के अंदर से जो चीज़ बनती है उसको न्यूरल क्रेस्ट कह रहे हैं ना। तो फिर क्या होता है कि आफ्टर द न्यूरल ट्यूब क्लोजर द एसोसिएटेड न्यूरल क्रेस्ट जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं वाइडली टू द लेटरल साइड्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड गिव राइज टू द cranial, spinal and sympathetic ganglia associated nerves. Neural crest cells subsequently migrate करते हैं to the various parts of the embryo. तो जो न्यूरल क्रस्ट होते हैं सेल्स वो एट द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो की तरफ वो करते हैं फॉर्मिंग क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्व्स बनाते हैं। ठीक है, मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, टीथ, स्कल, बोन्स एंड सो मैनी अदर डिफरेंट सेल टाइप्स दैट सम हैव proposed considering the neural crest as the fourth germ layer। अच्छा देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई न्यूरल क्रस्ट जो है ना वो एक तरीके से जब डेवलप हो चुका होता है तो न्यूरल क्रस्ट के जो सेल्स होते हैं वो खुद माइग्रेट करके बाकी बॉडी पार्ट्स बना रहे होते हैं। जैसे एम्ब्रियो के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। मेडुला ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड आपकी किडनीज़ के पास कहीं पड़े होते हैं एड्रीनल्स पर, तो उनका मेडुला जो अपर पार्ट होता है वो यहीं से बनता है। टीथ, स्कल, बोन्स, ये वाली जो स्कल की बोन होती हैं जो टीथ होते हैं वो भी इधर ही से बनाते हैं। और ये प्रपोज करते हैं कंसिडरिंग द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कॉल्ड अस फोर्थ लेयर ऑफ द जर्म लेयर भी उसको कहते हैं। तो वो 3 बेसिक लेयर्स थी जो बेसिकली वही तीसरी लेयर जो थी एक्टोडर्म वाली
वो आपकी न्यूरल क्रस्ट बनाती है, और न्यूरल क्रस्ट मज़ीद एक और लेयर को जन्म देती हैं जिसको फोर्थ जर्म लेयर भी कह देते हैं. Growth is the most obvious phase of the development which is characterized by the increase in the size and the mass of an organism. लाजमी सी बात है, ये बड़ी क्लियरली ग्रोथ भी पता लग रहा होता है उसकी, डेवलपमेंट भी, कि उसका साइज़ और वो मैस भी बढ़ रहा होता है. इट बिगिन सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन के फौरी बाद शुरू हो जाती है प्रोसेस, यानी कि मेटिंग प्रोसेस के बाद अगर मेल और फीमेल का एग जो और स्पर्म जो है आपस में कोइंसाइड कर लेते हैं तब ये शुरू होता है. एंड रिमेन कंटिन्यू without the remain continue throughout the development, और ये पूरे जब तक कंप्लीट बॉडी नहीं डेवलप हो जाती, ये चलता रहता है. In human embryo, the process of organogenesis is almost accomplished in the embryo about 8 weeks. एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस का सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं अबाउट 8 वीक्स. 8 वीक्स का मतलब क्या है? विद इन 2 मंथ्स. द बाय द स्टार्ट ऑफ द थर्ड मंथ द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द फीटस. अब तीसरे मंथ को उसको कुरान पाक में इसको मुतगा गलबन कहा कि ठीक है, और यहाँ पे फीटस की वर्ड यूज़ किए गए. द रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट पीरियड कंप्राइज ओनली द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स. तो बाकी जो 9th मंथ तक का जो पीरियड होता है फॉर द बेबी बर्थ, वो पहले 2 मंथ में तो आपके ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं. तो बाकी 9 मंथ में क्या होता है, मज़ीद उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन होनी होती है. लाइक उसके अंदर जैसे इंसान के फीट जो फीट के अलावा जो इंसान के हैंड्स होते हैं वो भी मदर बॉडी के अंदर, वूम के अंदर, वो बेसिकली उनकी फिंगर्स आपस में यूनाइटेड होती हैं और वो एक लिंक सा बना रही होती हैं, एक हल्की सी स्किन. ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिग्रेडेशन होती है और फिर सारी की सारी फिंगर्स जो हैं वो सेपरेट हो रही होती हैं. तो ये जो डेवलपमेंटल के प्रोसेसेस होते हैं ये हो रहा होता है. तो इसको हम थर्ड मंथ तक जब एम्ब्रियो पहुँचते हैं उसको फीटस कहते हैं. द रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट पीरियड comprise only the growth and maturation of the organ systems. ये उनकी डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट. मेरे ख्याल से ये नहीं है. ओके बेटा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग बेसिकली पहुंच रहा होता है, इसको हम देखेंगे. द फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? ट्राइमेस्टर कहते हैं गलबन 3 मंथ को ना. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर से क्या मुराद होगा? 9 मंथ तक. उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में क्या होता है? सिंस द गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. देखो ना, जब लास्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन हुई इसके बाद जो एग शुरू हुआ तो गेस्टेशन पीरियड तो उसी डे से शुरू होगा. लिहाजा LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड जो होता है उसके आगे शुरू होता है. देयरफॉर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसाइट, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया. फिर ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट होता है बेसिकली कि जो सेल्स होते हैं वो फर्दर डिग्रेड होके वो करके क्या कहते हैं, डिवाइड होके एक नई चीज़ बनाते जाते हैं, क्लम्प ऑफ सेल. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आर included in the first trimester. In addition to first trimester also comprises development of extraembryonic membrane, placenta and major events of the organogenesis. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा गैस्ट्रुलेशन, 3 लेयर्स का बनना, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस को हमने कहा कि मेजरली ये पहले 2 मंथ में राउंड अबाउट कहीं पे करीब लग जाता है. जो फर्दर जो प्रोसेस है जेस्टेशन पीरियड के हवाले से तो वो एक अलग चीज़ है. मतलब वो जो फर्दर गेस्टेशन पीरियड के प्रोसेस होगा उसके अंदर मज़ीद वही ऑर्गन जो है ना, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस को मज़ीद सुपरफाई किया जाएगा. अभी नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कह रहा है जी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट अंडरगोस क्लीवेज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. पहले ब्लास्टोसिस्ट बन रहा. बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक यानी 12 डेज के अराउंड इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम बिगिंस. अब एंडोमेट्रियम कहाँ होती है? यूट्रन वॉल के अंदर. The endometrium responds to the implantation by growing over the blastocyst. अब एंडोमेट्रियम जो होती है, जो इम्प्लांटेशन ऑफ एग जो हुई है उधर यूट्रस के अंदर, वो जो होता है ना उसकी इम्प्लांटेशन कैसे, यानी वो जब इम्प्लांट हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट जो है ना ये बनना शुरू हो जाता है जैसे. ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 4 weeks ऑफ द डेवलपमेंट एम्ब्रियो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. अब जब पहले 2 से 4 हफ्तों की बात होती है तो वो डायरेक्टली उसी वॉल से ही
चूस रहा होता है खून। जैसे आप कहें कि लीच, और ये जो आपके पास बालों के अंदर होती है इसको लीच बोलते हैं ना गलबन, तो ये जिस तरह पैरासिटिक वे होता है बिल्कुल ऐसे ही वो एम्ब्रियो जो है वो वहाँ से ले रहा होता है डाइट या न्यूट्रिएंट्स वगैरह। मीन वाइल द ट्रोफोब्लास्ट यानी आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट जो होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो ग्रो करती है टू फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज़ वन ऑफ द मेजर इवेंट। अब जैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाती है तो वो पहला मेजर इवेंट होता है इन अर्ली डेवलपमेंट, जो कि शुरू शुरू की डेवलपमेंट के अंदर ये हो रहा होता है। मतलब अर्ली डेवलपमेंट में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। द टर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज़ अप्रोप्रिएट, वो इसलिए इसको वर्ड ये बोल रहे होते हैं बिकॉज दीज मेम्ब्रेन्स एक्सटेंड होती हैं आउट ऑफ द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से एक्सटेंड होकर बाहर निकल आती हैं मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन क्या होती हैं बेसिकली, ये मेम्ब्रेन्स का मतलब एक कवरिंग्स होती हैं, शीट्स होती हैं, ठीक है, जिन्होंने फिर फ्यूचर में क्या करना होता है कि दीज आर द एमनियन, एक तो वही एमनियन हो गई, दूसरी यॉर्क सैक हो गई, एलानटोइस जो होती है ये होती है, और कोरियन, ये तीन चार एक तरह की लेयर्स जो होती है ना फॉर्मेशन होती है। द एमनियन प्रोवाइड्स द फ्लूइड इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीटस। तो जो एमनियन होता है वो क्या करता है, मैंने आपको जैसे बताया कि वो फ्लूइड का इन्वायरमेंट बना रहा होता है उसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। द यॉर्क सैक अपीयर्स बिलो द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो के नीचे नज़र आ रही होती है। इन द ह्यूमंस द यॉर्क सैक कंटेन नो यॉर्क, अगेन से ये रिपीटेड वर्ड्स हैं, फॉर द फर्स्ट साइट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी कि यहाँ से वो जगह है कि जहाँ से रेड ब्लड सेल्स की शुरुआत होती है बनना, यॉर्क सैक वाली जगह से। पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द umbilical कॉर्ड, इसका कुछ हिस्सा umbilical कॉर्ड के अंदर घुस जाता है। umbilical कॉर्ड क्या होता है, umbilical कॉर्ड इस फिगर के अंदर ये सारे का सारा, ये आपके पास जो बेसिकली मदर और आगे जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उसके साथ जो लिंक हो रहा है, इसको हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड या वो होता है umbilical कॉर्ड होता है, ये जिसके अंदर जो है वो प्लेसेंटा से उठती हुई रगें मदर वोम के बॉडी के उसके अंदर जो है ना बेबी के बॉडी के अंदर चली जा रही होती हैं, जहाँ से वो जो है वो बेली पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा होता है, बेसिकली रिसीव कर रहा होता है किसको, ये ब्लड को या न्यूट्रिएंट्स को। तो इन ह्यूमन यॉर्क सैक की बजाय ये नहीं होता, द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इन umbilical कॉर्ड। द एलांटोइस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कोरियन द आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सराउंड करती है एम्ब्रियो को एंड मिंगल्स विद द एंडोमेट्रियम टू फॉर्म द प्लेसेंटा। तो ये फिर क्या करती है, प्लेसेंटा बेसिकली वही अगेन से ब्लड वेसल्स की एक्सेस है। अब ये प्लेसेंटा की डिटेल यहाँ पे लिख रही है। प्लेसेंटा इज़ एन ऑर्गन दैट कनेक्ट, ये एक ऑर्गन सा होता है जो कनेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को, ठीक है, टू द यूट्राइन वॉल टू अलाउ द न्यूट्रिएंट अपटेक एंड वेस्ट द एलिमिनेशन। एक तो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके उसको बच्चे को दिया जाता है, दूसरा जो कि वेस्ट हो जाता है एलिमिनेशन के उसमें। मतलब क्या होगा कि यानी कि डायरेक्ट इनटेक चूँकि फूड का नहीं है तो थ्रू प्लेसेंटा ही वो जा रहा होगा, तो न्यूट्रिएंट्स जाने के बाद उसकी वेस्ट एलिमिनेशन भी उसी प्लेसेंटा से हो रही होती है। गैस एक्सचेंज वाया मदर ब्लड सप्लाई, माँ के ब्लड से गैस का जो एक्सचेंज है वो भीतर होता है। इन एडिशन इसके अलावा द प्लेसेंटा इज़ एन इवन एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, तो प्लेसेंटा जो है ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन है दैट सेक्रीट हार्मोन। इसका मतलब जिस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करते हैं तो प्लेसेंटा भी सेक्रीट करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन करते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी को मज़ीद मेंटेन करने के लिए ये वाली दो पिल्स के तौर पर अगर लोग ले लेते हैं तो बढ़ती प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू की जाती है। या एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट्स के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अमाउंट्स का ऊपर नीचे होता है। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरे महीने के आखिर में द एम्ब्रियोज टेल हैज़ डिसपियर्ड। अब एम्ब्रियो की जो ये टेल सी इधर, ये टेल ये देखो तो ये आपको यहाँ पे टेल सी नज़र आ रही है, तो ये टेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती है, ठीक है। डिसपियर्स एंड द लेग्स और मोर डेवलप्ड विद द फिंगर्स एंड टोज। फिंगर टोज जो होते हैं ना वो अपेयर हो रही होती हैं, लेकिन लेग्स जो होती हैं वो डेवलप ज़्यादा होती हैं, लंबी लेंथी होती हैं।
इंटरनली ऑल दी मेजर ऑर्गन्स हैव बीन अपीयर्ड, ज़्यादातर मेजर ऑर्गन जो अपीयर हो चुके होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ नाउ फिनिश्ड। अब जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिनिश हो। द एम्ब्रियो इज़ ओनली 1 होल एंड 1/2 इंच लॉन्ग, यानी कि देखो जस्ट 1.5 इंच का एक एम्ब्रियो होता है पहले। आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ, 2 महीनों के बाद डेवलपमेंट एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। ड्यूरिंग द थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जो तीसरा महीना होगा, फीटस ग्रोज रैपिडली, उसमें रैपिड ग्रोथ होती है और 3.5 इंचज़ का हो रहा होता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब पहला ट्राइमेस्टर 3 महीना का पीरियड एंड होता है, तो डिफरेंसेस बिटवीन एंड द एक्सेस एक मिनट यार, एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस बिगेन टू टेक प्लेस। क्या मतलब होता है कि यार जब 3 महीने का पीरियड एंड हो जाता है तो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, इधर द मेल और फीमेल बेबी है, तो उसके लिए जो है ना वो डिफरेंस भी क्लियरली लोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी सेकेंड ट्राइमेस्टर। द सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 मंथ से स्टार्ट होता है। ओल्ड फीटस लुक्स लाइक क्वाइट ह्यूमन, बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है। हाफ अ वे थ्रू द फोर्थ मंथ, यानी कि जब चौथे महीने का आधा रास्ता गुजर चुका होता है, यानी 15 डेज़ के बाद, द फीटस कैन ब्रिंग द हैंड टुगेदर, यानी कि फीटस जो है वो अपना ब्रिंग कर सकता है, हैंड टुगेदर, इन दोनों हाथों को एक साथ ले आ सकता है। सक द वूम को भी कुछ छेड़ सकता है, सकिंग कर सकता है। मैनी ऑफ द बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसिंग कार्टिलेजेस। अब कार्टिलेज जो कि पहले एक बनी थी, वो कार्टिलेज रिप्लेस होकर बोन की फॉर्मेशन में जा रहा है। द सेंसरी ऑर्गन्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डेवलप्ड बाय द 16th वीक। सेंस करने वाले ऑर्गन्स, लाइक अगर मैं कहूँ कि सेंसिंग के लिए उसके हाथ से के साथ कोई चीज़ टच हो रही होती है तो वो सेंस हो रहा होता है, ठीक है, सेंस ऑफ टच कहते हैं उसको बस। तो ये सेंस को फील करने के लिए जितना भी सेटअप है उसका 16 वीक को शुरू हो जाता है अफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द मदर मे फील मूवमेंट्स ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट्स ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो आगे तीसरे से हम 3 महीने तक, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, जब 4 मंथ पे आते हैं तो वूम के ऊपर उसको मूवमेंट्स भी फील हो रही होती हैं। बाई द एंड ऑफ 5 मंथ द हार्ट बीट जो है ऑफ द फीटर जो है वो कैन बी हियर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, जब छठा महीना एंड होने वाला होता है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, द नो लॉन्गर क्वाइट एज लार्ज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। eyelids have separated and lashes have been formed। तो ये जो ब्यूटी कॉन्शियस उसकी मज़ीद जो मॉडलिंग होती है वो 6 मंथ में हो रही होती है। ट्राइमेस्टर जो थर्ड वाला है उसमें क्या होता है कि इज़ द प्रीडोमिनेटली अ पीरियड ऑफ द ग्रोथ रेदर देन इज वन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि अब वो कहें कि जी नेक्स्ट अगला जो तीसरे वाला ट्राइमेस्टर होता है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा होता है, प्रीडोमिनेटली ग्रोथ पे, यानी कि रेगर का होता है, देन द डेवलपमेंट, यानी वो जो सेपरेशन ऑर्गन कैसे बनते हैं ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस हो रहा है कि अब वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने बेसिकली क्या करेंगे कि डेवलपमेंट, उसकी जो ग्रोथ है उसकी साइज़ के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट आएगा और बेबी जो है वो हेल्थ की तरह मज़ीद कंटिन्यू होगा। जो चीज़ें बनने वाली थी वो नेचर की तरफ से डन हो चुकी थी। द मदर्स ब्लड स्ट्रीम फ्यूल्स, जो ब्लड स्ट्रीम का जो फ्यूल बन रहा होता है, ऑल दिस ग्रोथ बाय द न्यूट्रिएंट इट प्रोवाइड्स। वो कह रहे हैं कि की सारी ग्रोथ इसी ब्लड स्ट्रीम से हो रही थी। एट द एंड एज द एंड ऑफ डेवलपमेंट अप्रोचेज द फीटस यूजुअली रोटेट्स, सो द हेड इज़ पॉइंटेड टूवर्ड द सर्विक्स। अब वो कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्विक्स जो वेजाइनल ओपनिंग होती है जहाँ से बेबी ने पैस होना होता है उसकी तरफ जो है वो उसका हेड जो है वो मूव ऑन कर देता है, सो दैट द ईजी पॉसिबल वे हो जाए कि उस बेबी के पैस होने का। एट द एंड ऑफ 9 मंथ द फीटस इज़ फुली ग्रोन। 9 महीने के आखिर में फीटस जब वो फुली ग्रो कर जाता है, वो फुली समझ आता है।